नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम एक एनटीए ऑफिशियल बेस पर हम एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं साइंस की। तो उसके ऊपर हमारे पास फिर से आगे शुरुआत करते हैं। वैसे ये कल क्वेश्चन हमने सिंपली पढ़ा था कि दाढ़ी दर्पण कौन सा है, कि दाढ़ी दर्पण इनमें से हमने बताया था कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाद हमने इनके डायग्राम भी पढ़े थे प्यारे बच्चों। उसके बाद थोड़ा सा व्यू और ले लेते हैं कि जो हमारे पास उत्तल दर्पण है इसका दूसरा नाम क्या है। ये जो नाम दिए गए हैं उत्तल और अवतल, ये किसके आधार पर दिए गए हैं? वक्र। यानी ये जो नाम आपके दिए गए हैं वो किस पे दिए गए हैं? कर्वेचर पर। फिर आपसे पूछा जाता है कि वक्र के आधार पर इसका जो दूसरा नाम बना वो आपके पास किरण पुंज के ऊपर आएगा। पहला वक्र पर है और दूसरा नाम किस पे देगा? वो किरण पुंज। तो दो तरीके से नाम पूछे जाते हैं। वक्र के आधार पर अगर उत्तल दर्पण है तो किरण पुंज के आधार पर इसे नाम दिया जाता है अपसारी दर्पण। यानी अपसारी दर्पण का अर्थ होता है जिसे हम डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। यानी हमारे पास जो अपसारी है वो कौन सा है? हमारे पास डाइवर्जेंट मिरर है। और जो आपके पास अवतल है, अवतल आपके पास वक्र के अनुसार तो अवतल है, लेकिन किरण पुंज के अनुसार यह कौन सा होता है? अभिसारी। अभिसारी वो होता है जो सभी किरणों को एक जगह मिलाता है। तो अभिसारी दर्पण, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट मिरर। यानी आपके पास जो उत्तल है वो आपके पास किरणों को क्या करता है? बिखेरता है। जैसे आने वाला प्रकाश है इसको डाइवर्ज करता है, यानी किसी बिंदु पर अगर मिलाएगा तो आभास के तौर पे मिलाएगा। और जो आपके पास अवतल है ये आपके पास बिल्कुल प्योरली क्या मिलाएगा? एक बिंदु पे निश्चित तौर पर रियल सेंस में मिलाएगा, वास्तविक मिलाएगा। जो आपके पास कैसा प्रतिबिंब देगा? वास्तविक। तो इसलिए जो अभिसारी दर्पण होता है ये प्रतिबिंब कैसा देता है आपको? वास्तविक। और जो चीज वास्तविक होती है, सच्चाई की बात होती है, दुनिया उसे क्या मानती है? उल्टा। तो जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो कैसा बनेगा? उल्टा। और जो आपके पास झूठ की बात होती है यानी आभासी, आभासी क्या है? झूठा। तो आभासी जो बात होती है उसे दुनिया सीधे तौर पे मान लेती है। तो जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? हमेशा सीधा। यानी आभासी को कहते हैं हम इरेक्ट और वर्चुअल। इरेक्ट क्या है? सीधी, और आभासी क्या है? वर्चुअल। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनाने वाला कौन सा मिरर है? इरेक्ट एंड प्लस वर्चुअल। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल जो इमेज बनाता है वो कौन सा दर्पण बनाता है? आपका उत्तल दर्पण। यानी आपके पास कन्वेक्स मिरर, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आपकी कैसी इमेज देता है? इरेक्ट एंड वर्चुअल। और जो आपके पास कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर कैसी इमेज देता है आपके पास? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है, यानी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा तो बना रहा है, प्लस वास्तविक और उल्टा बनाने वाला अगर आभासी और सीधा भी बना दे तो वो दर्पण कौन सा है? वो एक ही दर्पण है प्यारे बच्चों जिसका नाम क्या है आपके पास? अवतल दर्पण। कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, और वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनाता है कि वास्तविक उल्टा भी बनाता है, आभासी और सीधा भी बनाता है। वास्तविक और उल्टा जो है वो एफ और एफ से दूर तक वहां तक बनता है। आभासी और जो सीधा बनता है वो कैसे बनता है? यानी आपके पास जैसे ये हमारे पास दर्पण है, इस दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखी है, ऑब्जेक्ट कहीं भी है, और वो ऑब्जेक्ट कहां तक रह सकती है? एफ तक। यानी अनंत से लेकर एफ तक हम कहीं भी वस्तु रखें, किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने, तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब एफ से लेकर कहां तक बनेंगे? इन्फिनिटी तक बनेंगे। और सारे के सारे क्या होंगे? वास्तविक, और प्लस क्या होंगे? उल्टे। लेकिन जैसे ही वस्तु आप कहां रखते हो? एफ और पी के बीच, यानी सारी दूरियां समांतर अक्ष के साथ किस कहां से मापी जाती है? पी से। चाहे तो वो प्रकाश की दिशा में हो और चाहे वो प्रकाश की विपरीत दिशा में हो। तो सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होती है? पोल से। तो एफ तथा पोल के बीच, यानी मुख्य फोकस और पोल,
इन दोनों के बीच अगर कहीं भी वस्तु आ जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। जैसे वस्तु खड़ी है वैसे ही प्रतिबिंब खड़ा होगा। तो प्रतिबिंब आपका कैसा बना है? सीधा बना है। और प्लस कैसा होगा? सीधी बात कौन सी होती है? हमेशा झूठी। तो सीधा और कैसा होगा? आभासी, यानी इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज देता है कौन आपके पास? यही कनकेव मिरर कब देता है? जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो। फिर आप एक बात याद रख सकते हो प्यारे बच्चों कि जो आपके पास फोकस दूरी होती है यानी फोकल लेंथ होती है, किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और दूसरी पूछा जाता है कॉनकेव मिरर के लिए। तो जो वर्ड है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये चाहे तो लेंस के लिए आ जाएं, चाहे आपके पास मिरर के लिए यानी दर्पण के लिए आ जाएं। तो दोनों में जो कॉन्वेक्स वर्ड लिखा है यानी उत्तल के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और वर्ड जो कॉनकेव लिखा है यानी अवतल, इनके लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक। ये वर्डिंग याद रखनी है, चाहे तो लेंस के लिए पूछे चाहे दर्पण के लिए पूछे। फिर आपके पास केस आता है प्यारे बच्चों कि दर्पण सूत्र क्या है, कि दर्पण सूत्र भी आप लोग याद रखेंगे। कि दर्पण सूत्र की अगर बात करें तो दर्पण सूत्र आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस क्या होगा? 1/u। ये आपको क्या देगा? दर्पण सूत्र। इसमें आप क्या निकाल सकते हो? फोकल लेंथ। क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां से एक केस और याद रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? कि जो समतल दर्पण होता है, जो हम सुबह उठने के बाद नहा धोकर अपना चेहरा संवारते हैं, वो आपका दर्पण जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर होता है वो कौन सा होता है? प्लेन मिरर। और इसके लिए खास तौर पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है फोकल लेंथ का, फोकस दूरी का। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होती है? इसलिए होती है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी वस्तु की होती है, जितनी दूरी क्या होती है? वस्तु की, उतनी ही दूरी किसकी होती है? प्रतिबिंब की। यानी वस्तु की दूरी और जो दूरी प्रतिबिंब की है, इमेज की है, वो दोनों डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दैट्स व्हाई इट हैव इनफाइनाइट फोकल लेंथ। अब उसके बाद आप एक याद रख सकते हो लेंस सूत्र, कि जहां आपने दर्पण सूत्र लिखा है वहां पे आप एक लेंस सूत्र का जुगाड़ और कर लीजिए। लेंस सूत्र क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v और माइनस क्या होता है? 1/u। एक आपके पास पूछा जाता है संबंध, वो संबंध पूछा जाता है वक्र की त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी के बीच। यानी जो वक्रता त्रिज्या है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेडियाई है, वक्रता केंद्र की त्रिज्या क्या लिखी जाती है? r, और फोकस दूरी लिखी जाती है स्मॉल f। तो वक्र त्रिज्या का आधा कर दो लेंस के लिए, चाहे आपके पास दर्पण के लिए, किसी के लिए हो, संबंध ये होता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि जो गोलीय दर्पण या गोलीय वक्रीय दर्पण बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? कि जो गोलीय वक्रीय दर्पण होते हैं यानी स्फेरिकल कर्व्ड मिरर, तो आपके पास जो स्फेरिकल कर्व्ड मिरर बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो ये आपके खोखले गोलों को काटकर बनाए जाते हैं। तो याद रखना खोखले गोले क्या होते हैं? होलो सफियर। कि होलो सफियर को काट कर क्या किया जाता है? उनको नॉन ट्रांसपेरेंट यानी अपारदर्शी, यानी गोले आपके खोखले लेंगे और उन्हें काट कर उनको पॉलिशिंग कर दी जाती है और वो क्या हो जाते हैं? नॉन ट्रांसपेरेंट। तब वो काम करते हैं दर्पण का। अब दर्पण के पीछे की पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल क्या किया जाता है? कि दर्पण के लिए जो हम पीछे की पॉलिश करते हैं, तो पीछे की पॉलिश करने के लिए किस रसायन का यूज होता है? तो दर्पण के पीछे की पॉलिश करते हैं तो वो हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ मर्क्यूरिक नाइट्रेट भी होता है। सिल्वर नाइट्रेट एक और जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन के टाइम, चुनाव के समय जो तुम्हारी उंगली पे निशान लगाया जाता है वो किस स्याही से लगाया जाता है? तो प्यारे बच्चों चुनाव के समय उंगली पे जो निशान लगाया जाता है
मार्किंग की जाती है वो किससे की जाती है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सिल्वर के जो पीछे का लेप है, जो यानी दर्पण का जो पीछे का लेप है, सिल्वर नाइट्रेट का जो लेप है, उसे लंबे समय तक रखना हो तो उसे किससे शिथिलीकरण किया जाता है? तो उस लेप का शिथिलीकरण किस यौगिक से किया जाता है? उसकी फिक्सेशन किस कंपाउंड से होती है? तो वो यौगिक आपको ऊर्जा देता है और वही वो यौगिक है जो एथलीट को इंस्टेंट एनर्जी देता है, जिसका नाम है ग्लूकोज। तो आपके पास कौन सा कंपाउंड यूज में लाया जाता है? ग्लूकोज लाया जाता है, जो दर्पण की फिक्सेशन करता है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, किसको? पॉलिशिंग को। तो ये कहानी थी कुछ दर्पण की प्यारे बच्चों हमने बात करी है, ये आप अच्छे से याद रखना। बाकी समतल दर्पण के केस में भी हमने कुछ इन्वॉल्यूशन बता दी है। चलिए अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों की? कौन सा तत्व रक्त दाब को नियंत्रित करता है? यानी कौन सा एलिमेंट है जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? तो वो आपका एलिमेंट खास तौर पर वो होता है जो आपके अंदर के सौदे को सही रखे। सौदे की बात आती है तो आपके पास क्या है? सोडियम। यानी आपके रक्त दाब को बिल्कुल बैलेंसिंग में बनाए रखना किसके अधीन होता है? सोडियम आयन के अधीन होता है। यानी सोडियम आयन अगर आपके पास लाल रक्त कणिकाओं के साथ कम हो जाए तो क्या होगा? जैसे ये आपकी आरबीसी है, आरबीसी के चारों ओर सोडियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है तो आपके पास कौन सा फिनोमिना होता है? और आरबीसी के चारों ओर सोडियम आयन की सांद्रता बढ़ जाए, धनात्मक का अर्थ है ये सोडियम आयन है, और इसके चारों ओर अगर आपकी पॉजिटिव कंटेंट बढ़ जाता है, यानी ये सोडियम आयन की सांद्रता बढ़ रही है, कि आरबीसी के चारों ओर सोडियम आयन की सांद्रता कंसंट्रेशन क्या हो जाए? बढ़ जाए तो क्या होगा? और अगर हमारे रक्त की आरबीसी कणिकाओं के चारों ओर सोडियम आयन की सांद्रता क्या हो जाए? कम हो जाए, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? वैसे आपको याद भी रखना है कि सोडियम को बैलेंस करने वाला हार्मोन कौन सा होता है आपकी बॉडी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी में जो सोडियम को बैलेंस करेगा, आपके सौदे को बैलेंस बना के रखेगा, तो सोडियम को बैलेंस जो करेगा वो पोटासियम को उत्सर्जित ज्यादा करेगा। तो सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड को भी बैलेंस करना होता है। सोडियम क्लोराइड के अलावा जल को भी बैलेंस में रखता है, जिसका नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्या याद रखोगे? ये आपके पास हार्मोन है प्यारे बच्चों, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरेलो जो कॉर्टिकॉइड है, ये आपका हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? ये आपका एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है। कहां से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से यानी आपकी अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो कॉर्टेक्स हार्मोन होते हैं, ये कौन से हार्मोन होते हैं? कॉर्टेक्स। यानी ये अधिवृक्क के किस हिस्से से निकलते हैं? वलकुट से। यानी एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसके किस हिस्से में से? वलकुट। वलकुट को क्या कहते हैं आप? कॉर्टेक्स। कि जो कॉर्टेक्स हार्मोन होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, वो आपके पास दो होते हैं, हमने करवा रखे हैं, आप वीडियोस देख सकते हो। वो टोटल एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन बताएं हमने। तो कॉर्टेक्स होता है वलकुट। वलकुट एड्रिनल ग्लैंड का हिस्सा है जिससे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलता है। ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, ये कौन सा हार्मोन कहलाता है? इसे बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। इसको नाम क्या दिया जाता है? एल्डोस्टेरॉन। और ये कहां जाकर काम करता है प्यारे बच्चों? ये जाकर करता है भाई साहब किडनी में काम, क्योंकि किडनी आपका फिल्ट्रेशन करती है किसका? ब्लड का। तो ब्लड के टॉक्सिक कंटेंट को निकालने का काम किसका होता है? किडनी का। वहां पे जाके एल्डोस्टेरॉन काम करेगा। एल्डोस्टेरॉन आपके सोडियम आयन को बैलेंस करके रखेगा। वैसे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो ब्लड के लिए है प्लाज्मा लिक्विड में, वो कितनी है? 0.91% होती है बाय मास। इससे अगर कम हो जाए तो सांद्रता कम हो चुकी है, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो महसूस पहला तो ये होगा कि जल भराव हो जाएगा। आरबीसी का जल भराव किस स्थिति में होता है? यानी जल
इस आरबीसी के अंदर आने लगेगा। तो जल जैसे ही आरबीसी के अंदर आने लगेगा तो आरबीसी आपकी फूलने लगेगी। आरबीसी जब फूल जाएगी तो यानी फुलाव आएगा। इस फुलाव को हम क्या कहते हैं? हेमियोलाइसिस। यानी हम इसे क्या कहते हैं? हेमियोलाइसिस कहते हैं। हेमियोलाइसिस में आपका बीपी क्या हो जाता है? लो। यानी आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यानी आपको कौन सा विकार होगा? लो बीपी। और लो बीपी जब हो जाता है इसे बोलते क्या हैं? इसे बोलते हैं हम हाइपोटेंशन। कि आपके शरीर का बीपी अगर कम हो चुका है इसे नाम क्या दिया जाता है? हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन कैसा विकार है? लो बीपी का। लो बीपी का अर्थ है आरबीसी क्या हो रही है? स्वेल अप। यानी आरबीसी फूलती जा रही है, पानी अंदर आता जा रहा है। और अगर 0.91% से आपकी सोडियम आयन की सांद्रता ज्यादा हो जाए तो पानी अंदर से कहां आने लगेगा? प्लाज्मा में आने लगेगा। यानी आरबीसी का वाटर, इस साइटोप्लाज्म से जो वाटर है वो कहां आने लगे? बाहर आने लगे आरबीसी से। तो आरबीसी क्या करने लगेगी? सिकुड़ने लगेगी। और सिकुड़ने वाला जो फिनोमिना है उसे कहते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस। उसे टैग क्या किया जाता है? प्लाज्मोलाइसिस। और जो प्लाज्मोलाइसिस फिनोमिना है इसमें क्या होती है? आरबीसी सिकुड़ कर फट जाती है। उसे वर्ड दिया जाता है क्रीनेशन। उसे क्या कहते हैं? क्रीनेशन। यानी आपकी आरबीसी बिल्कुल सिकुड़ जाएगी और क्या हो जाएगी? दबकर फट जाएगी या मर जाएगी। तो वो किस कंडीशन में है? हाई ब्लड प्रेशर। तो यानी आपको गुस्सा आता है तो आपको टेंशन बड़ी हाई होती है तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। कि जो रक्त का विकार बढ़ने का है, रक्तचाप जब बढ़ता है तो रक्तचाप का बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। और रक्तचाप का घटना, ब्लड प्रेशर का घटना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास अकेले सोडियम आयन की जो हमारे शरीर के साथ वो खेल खेलता है। अब बात आती है कि सोडियम आयन एक तरह से कम हो जाए और इसका बैलेंस एल्डोस्टेरोन के हाथ में ना हो, एल्डोस्टेरोन खुद ज्यादा स्रावित हो जाए तो एल्डोस्टेरोनिडिज्म हो जाती है। और दूसरा एक एडिशन रोग होता है जिसमें सोडियम की कमी और जल संतुलन बिगड़ जाता है। तो कौन सी डिजीज होती है? उसे कहते हैं एडिशन रोग। और एक आता है सोडियम और पोटासियम दोनों की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें कौन सा विकार होता है? उसे बोलते हैं हम कौन सा डिजीज होने के बाद हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों इन दो पदार्थों की। वैसे रक्त के थक्के का पता लगाना हो तो हम सोडियम के किस आइसोटोप का यूज करते हैं? ये भी आप याद रखोगे, सोडियम 24। यानी सोडियम जो 24 होता है ये आपका किस में काम में आता है? रक्त के थक्के का पता लगाना, यानी ब्लड क्लॉट का एस्टिमेशन लेना हो तो किस आइसोटोप का यूज किया जाता है? सोडियम 24 का। उसके बाद हमारे पास कहानी आती है लोहे की, कि लोहा हमारे शरीर में कहाँ बैठा होता है? तो लोहा शरीर में हमारे आरबीसी के साथ ही होता है। और आरबीसी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन में प्यारे बच्चों केंद्रक जो धातु होती है वो क्या होती है? लोहा। और हेमोग्लोबिन का रंग पूछ ले कि शुद्धतम हेमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? तो शुद्ध का जो रंग होता है वो कैसा होता है? शुद्ध हेमोग्लोबिन का जो रंग है या शुद्ध का जो रंग है इसका वो कैसा होता है? बैंगनी, यानी वायलेट होता है। तो आपके पास चटक लाल या चमकीला लाल कब होता है? तो वो हेमोग्लोबिन का रंग हेमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ जाती है? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजनित हेमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? लाल होता है और वो चटक लाल होता है। तो ऑक्सीजनित हेमोग्लोबिन जो है उसका कलर कैसा होता है? तो उसका कलर आपके पास चटक लाल या आप कह सकते हो चमकीला लाल होता है। दूसरा हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन आपके पास क्या है? एक प्रोटीन है। और हेमोग्लोबिन में हिम पार्ट कितना होता है और कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोब्यूलिन होती है। तो जो आपकी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, तो आपके पास हेमोग्लोबिन प्रोटीन में दो हिस्से हैं, एक होता है हिम और दूसरा होता है ग्लोबिन। तो हिम और जो ग्लोबिन है इनकी प्रतिशतता कितनी होती है ये भी आप याद रख सकते हो कि जो हिम है, हिम आपके पास कितने परसेंट होता है? 4 से 5%। और जो ग्लोबिन है वो आपकी होती है 95 से 96%। और जब ये हेमोग्लोबिन आरबीसी मर जाती है, मरने का अर्थ है
वो आपकी आरबीसी डीएक्टिवेट हो गई। और फिर आप कहते हो कि आरबीसी की जो शमशान भूमि है, शमशान घाट है, उसकी ग्रेव जो है, उसकी जो समाधि है, वो कहाँ पे जाके होती है शरीर के अंदर? वो होती है सप्लीन में। तो यानी आपके पास सप्लीन के अंदर उसकी क्या समाधि है, यानी सप्लीन में कहा जाता है समा जाती है कौन? आरबीसी। नहीं, ये बात गलत है कि आरबीसी जो विखंडित हो जाती है उसके बाद फिल्ट्रेट होती है कहां जाकर? सप्लीन में। जो साफ सुथरी आरबीसी है वो वहां से रुकती नहीं है, वो निकल जाती है आगे। और जो टूटी फूटी जुगाड़ हैं उनको छान के अलग कर देता है कौन? सप्लीन। उन्हें बैक कर देता है कहां? लीवर में। तो सप्लीन से जो छना हुआ मटेरियल है, जो डीएक्टिवेटेड हेमोग्लोबिन का है, उसे कौन सा भाई साहब उठा के ले आता है? फिर यकृत। क्यों? क्योंकि उस कचरे को साफ करने वाला एक प्रेमी है। तुम्हारे शरीर के कचरे को साफ करेगा तो वो चीज तुमसे प्यार करेगी, लव करेगी। लव करने वाली चीज तुम्हारे पास क्या है? लिवर, यानी हमारा यकृत। ये लिवर क्या करेगा? ये लिवर उस कचरे को एक तरह से बदलाव में लेकर आएगा। तो हेमोग्लोबिन के उस कचरे को किस में बदलता है? पहला पॉइंट तो हेमोग्लोबिन के उस कचरे को यकृत जो बदलता है, एक यकृत काम करेगा, दूसरी बच जाती है, वो किडनी भी ले जाती है। यकृत किस में काम करती है? यकृत जो है बिलीवार्डिन में बदल देती है। यानी यकृत क्या करती है? बिलीवार्डिन बनता है किससे? डीएक्टिवेटेड हेमोग्लोबिन की प्रोटीन से। इस बिलीवार्डिन को यकृत न्यू फॉर्मेशन देता है क्या? बिलीरुबिन। यानी जो बिलीरुबिन है ये एक टॉक्सिक कंटेंट है तुम्हारी बॉडी में। अगर ये ज्यादा फैल जाता है तो तुम्हें क्या हो जाती है? जॉन्डिस। क्या हो जाता है? पीलिया। यानी पीलिया होने का कारण, जॉन्डिस होने का कारण किसके अधीन है? आपके बिलीरुबिन के है। वो किससे बना हुआ होता है? बिलीवार्डिन से। ये कौन करता है? आपका यकृत। दूसरा सप्लीन से आए हुए डीएक्टिवेटेड या मृत हेमोग्लोबिन है। मृत हेमोग्लोबिन को किडनी किस में लेकर जाती है? तो मृत हेमोग्लोबिन को जो किडनी है आपकी, वो किस में लेकर जाती है? तो वो किडनी आपकी मृत हेमोग्लोबिन को किस जगह बदलती है? क्या करवाती है? तो ये बदलकर मूत्र के थ्रू बाहर निकालती है, यानी यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, जिससे मूत्र का रंग पीला हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरोक्रोम। तो ये जो यूरोक्रोम है आपका पीले रंग का होता है मूत्र में, ये आपका कौन सा हिस्सा है? मृत हेमोग्लोबिन का हिस्सा। तो ये कहानी थी प्यारे बच्चों थोड़ी बहुत हेमोग्लोबिन की। उसके बाद कैल्शियम भी है। कैल्शियम आपके शरीर में खास तौर पर किसका निर्माण करता है? स्केलेटन का, यानी किसका करता है? हड्डियों का। उसके अलावा किसका करता है? दांतों का। तो दांतों और हड्डियों का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से, यानी Ca3PO4 ट्वाइस। ये आपके पास क्या है? कैल्शियम का कंटेंट है जो हमारे कैल्शियम काम आता है। अब बात आती है कि जो कैल्शियम एक तरह से बैलेंस रहता है तुम्हारे शरीर में, तो किस हार्मोन से रहता है? उसका नाम है कैल्सीटोनिन। कि आपके शरीर का जो कैल्शियम बैलेंस करता है वो कौन करता है? कैल्सीटोनिन करता है। ये कैल्सीटोनिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? यानी कैल्शियम का संतुलन, कैल्शियम का संतुलन जो तुम्हारे शरीर के रक्त में बनाकर रखता है, वो कौन बना के रखता है? कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन बना के रखता है। और ये कैल्सीटोनिन हार्मोन किस ग्लैंड से स्रावित होता है? थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। थायराइड ग्लैंड कौन सी होती है? अवट्टू, यानी गले की ग्रंथि, जिसे मानव शरीर की एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन की बात आती है तो एंडोक्रीन में सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। हार्मोन स्रावित की सबसे बड़ी ग्लैंड, सिंगल एक्सोक्रीन आए वर्ड, तो कौन सी होती है? थायराइड। और ये आपके मुख्य 3-4 हार्मोनों का स्रावित करती है। 3 हार्मोन हम पढ़ते हैं। पहला जिसमें से हमने एक पढ़ दिया कैल्सीटोनिन, और 2 हमने पहले बताए हैं, वीडियो जरूर देखना। T3 और T4 उनका वर्णन भी किया और उनसे जुड़े हुए विकार भी बताए हैं। कैल्सीटोनिन हार्मोन एक विरोधी हार्मोन है किसका? पैराथायरॉयड हार्मोन का। कि ये जो हार्मोन है ये किसका विरोधी होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन का। तो पूछा जाता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन का जो एंटी मेंबर है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा हार्मोन है? पैराथायरॉयड हार्मोन का है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करती है? कैल्शियम का स्तर आपके रक्त में बढ़ा देती है। यानी स्तर को बढ़ाना किस हार्मोन का कार्य है? तो
तो कैल्शियम का जब स्तर बढ़ता है, लेवल बढ़ता है आपके ब्लड में, तो वो काम किसका है? पैराथायरॉयड हार्मोन का। और घटाने का काम या बैलेंस करने का काम किसका है? कैल्सीटोनिन का। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास कैल्शियम की। बाकी मैंने इसके रोग बता रखे हैं आपको, आप वो वीडियो देख सकते हो जो हमने हार्मोन से, एक्सोक्रीन सिस्टम से जुड़ी हुई बता रखी है। चलिए आगे आता है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कि अश्रु गैस में आपके पास कौन सा रासायनिक होता है? अश्रु गैस का मतलब है टीयर गैस, यानी जब कोई दंगा हो जाए, जब कोई आप हड़ताल करते हो या कोई भी विरोध होता है, तो उसमें आपके पास आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस फोर्स उस भीड़ को तितर बितर करना चाहती है, यानी भगाना चाहती है। भगाने के लिए क्या करती है? पहले तो डंडे और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करती है और उसके साथ एक धुआं छोड़ने वाले क्या गोले दागे जाते हैं। वो गोले किसके होते हैं? अश्रु गैस के गोले होते हैं। और अश्रु गैस के जो गोले बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्लोरोएसिटोफेनॉन के बने होते हैं। तो क्लोरोएसिटोफेनॉन आपके पास क्या देती है? अश्रु गैस देती है। कि अश्रु गैस कौन सा रासायन होता है? अश्रु गैस के लिए कौन सा रासायन यूज होता है? क्लोरोएसिटोफेनॉन। क्लोरोएसिटोफेनॉन का रासायनिक सूत्र भी याद रखो, इसे अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन भी कहा जाता है। अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन भी कहा जाता है इसे। दूसरा जो अश्रु गैस है वो कौन सी होती है? वो होती है ट्राइक्लोरोनाइट्रेट और मीथेन। इसका फार्मूला ये है, इसको यूं भी लिख सकते हो तुम CCl3, C और क्या है NO2, यानी Cl3 क्लोरीन के 3 मौलिक एटम, एक कार्बन और एक NO2। इसे नाम क्या दिया जाता है? इसका नाम है ट्राइक्लोरो मीथेन। तो ट्राइक्लोरोनाइट्रो जो मीथेन है वो भी आपके पास क्या है? एक टीयर गैस है, न्यू इन्वेंटेड टीयर गैस कह सकते हो इसे, जिसमें हम अल्फा क्लोरोएसिटोन का यूज ना करें। एक है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO। इसे कहा जाता है बिना बुझा चूना, यानी जो अनस्लैग्ड लाइम होता है वो आपके पास क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और इस बिना बुझे चूने को अगर तुम किसके साथ मिला दो? पानी के साथ, तो ये क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना बन जाता है। और बुझा हुआ चूना कल की वीडियो में बताया था क्या चीज होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है। और किस प्रकृति का होता है? अक्षारीय। और ये जो चूना बनाया जाता है ये किससे बनाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास क्या है? संगमरमर स्टोन का हिस्सा है। यानी संगमरमर जो पत्थर है उसे लाइमस्टोन कहा जाता है। लाइमस्टोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी में कैल्शियम कार्बोनेट की अत्यधिकता होती है, जिसे गर्म करके किस में बदलाव कर दिया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड में। और क्या मिलती है साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसी है जिसमें हमें चूना मिलता है? किससे? संगमरमर के पत्थर से। कि संगमरमर के पत्थर से हमें चूना मिलता है गर्म करने पर, तो उससे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? तो ये रासायनिक अभिक्रिया दो नाम से जानी जाती है। पहले इसे हम उष्माशोषी कहेंगे क्योंकि इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, ये आपकी एंडोथर्मिक है। और दूसरी आप इसे क्या कहोगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का अर्थ है डिसोसिएशन या डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक अपने पास आता है प्यारे बच्चों सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है आपके पास? Na2SO4। Na2SO4 के साथ अगर हम 10 अणु जल के लगा दें तो हमारे पास इसका नाम क्या होता है? ग्लोबर साल्ट। तो ये आपके पास क्या माना जाता है? ग्लोबर साल्ट। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट 10H2O क्या होता है? ग्लोबर साल्ट। तो ये थी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की कृत्रिम वीर्य के सेचन उद्देश्य से वीर्य को किस में संचित किया जाता है? यानी आपके वीर्य को क्या करना है? हमें स्टोरेज करना है। तो यानी उसे जब मादा के गर्भ में क्या किया जाएगा? गर्भ धारण करवाया जाएगा। उससे पहले उसका स्टोरेज, आपने डंगर डॉक्टरों को देखा होगा एक गैलन से लटका के घूमते हैं, तो उसमें क्या भरी होती है? नाइट्रोजन भरी होती है। और कौन सी होती है? द्रवित नाइट्रोजन। यानी जो लिक्विड नाइट्रोजन है
उसका यूज किया जाता है। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है उस सिलेंडर के लिए, वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस या 77 केल्विन। क्योंकि ये जो तापमान होता है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है नाइट्रोजन का, यानी कवंथन बिंदु होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं कवंथनांक। तो आपके पास नाइट्रोजन गैस का कवंथनांक कितना है? 77 केल्विन। ऑक्सीजन का भी याद रख लेना, ऑक्सीजन का कितना होता है? 90 केल्विन होता है। यानी ऑक्सीजन 90 केल्विन पे क्या होती है आपकी? लिक्विड बन जाती है और 55 केल्विन पे जम भी जाती है। फिर बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर अपन ठोस ले लें तो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसे हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। यानी जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। जो आपके मिल्क प्लांट होते हैं उनमें जो दूध जाता है उसमें क्या मिक्स की होती है? ड्राई आइस। दूसरा, कृत्रिम वर्षा करवानी हो तो जो फ्यूम छोड़े जाते हैं, फ्यूम किसके छोड़े जाते हैं? सिल्वर आयोडाइड के। कि तप्त कोयले पर क्या डाला जाता है? सिल्वर आयोडाइड। जैसे इसके फ्यूम्स उठते हैं, जिस एरिया में बारिश कम हो तो इसके फ्यूम बिखरा कर बादल बनाकर उनके ऊपर क्या छिड़की जाती है? शुष्क CO2 छिड़की जाती है, जिससे उसमें क्या होती है? कंडेंसिंग, वाटर का संघनन करती है और बादल तैयार हो जाते हैं और फिर बारिश हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास किसकी? कार्बन डाइसल्फाइड की। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों हमारे पास क्या क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील कौन सा आता है? वसा में कीड़ा, यानी कीड़ा है घी में पड़ गया तो घी क्या होती है आपके पास? वसा। तो कीड़ा जो है वो किस में हुआ? घी में। और घी में बच गया किस में जाकर? पानी में जाकर। तो यानी आपके पास कीड़ा पड़ा था किस में? घी में, फिर बचा लिया गया किस में? डाल के पानी में। तो बचा के अर्थ है BC, और कहां डाल के? पानी। यानी आपके पास विटामिन B और C किस में घुलनशील होती है? जल में। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है आपके पास? B और C। और जो कीड़ा वर्ड लिखा है यानी विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये कौन सी होती है? वसा में घुलनशील विटामिन होती है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो डेली आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सर्कल में भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए, ताकि क्या है कि हम भी आपके दिए गए प्रमोशन और प्यार को क्या है रुकने ना दें। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।